अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी निशात। पुरस्रारियत के पर्दों में लिपटी हुई दिलचस्प आबीती। बरसात की वो हसीन लेकिन उदास शाम मुझे आज भी याद है। मैं लिबास तब्दील करके तफरीह के लिए तैयार हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। इसके साथ ही ज़हन को नागवारी का एहसास हुआ था। दरअसल ये मेरी हमेशा की आदत है कि घर से बाहर निकलते वक्त किसी तरह की मामूली सी मदाखलत या खलल अंदाजी भी पसंद नहीं करता। इस वक्त चूंकि बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, इसलिए दस्तक की आवाज़ सुनकर कोफ्त होना ही थी। पता नहीं कौन था जो ऐन वक्त पर मूड का सत्यानाश करने के लिए आ पहुंचा। एक दफ़ा जी में आई कि कोई जवाब न दूं और खामोशी के साथ बैठा रहूं, मगर फिर ख्याल आया कि यह बदइखलाकी होगी। दस्तक का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहना यकीनी नजर आ रहा था जब तक कुंडी खोल ना दी जाती। चुनाचे दिल ही दिल में अपने नामालूम मुलाकाती पर ताव खाता हुआ उठा और सेन में पहुंचकर दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन आप मेरी उस वक्त की हैरत और मुसरत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब मैंने दरवाजे में किसी और की बजाय अपने बचपन के अजीज़ दोस्त आमिर की तस्वीर देखी। चूंकि वो बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर नजर आया था, इसलिए चंद लम्हों तक तो आंखों को उसकी मौजूदगी पर एतबार ही ना आ सका। मगर फिर जब आमिर ने जमाल कहकर एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं बेताबाना अंदाज में आगे बढ़ा और इंतहाई पुरजोश अंदाज में उससे बगलगीर हो गया। कोई निस्फ मिनट तक हम एक दूसरे को लिपटाए दरवाजे में खड़े रहे। फिर जब जोश और जज्बात का तूफान जरा थमा तो मैंने उससे अलहदा होते हुए कहा, अजीब आदमी हो, 5 बरस बाद नजर आई भी तो इस तरह की अपनी आमद की इतला तक नहीं दी। अगर कंजूसी की वजह से तार नहीं दे सकते थे तो खत ही लिख दिया होता ताकि मैं स्टेशन पर पहुंच जाता। मैंने सोचा इस तरह ज्यादा मजा आएगा। जो लुत्फ अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर टपक पड़ने में है वो इतला देकर पहुंचने में कहा। ताहिर ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मैं भूल गया था कि दोस्तों को हैरत में डाल देना तुम्हारा मशगला है। अंदर चलो, मेरा ख्याल है मेरा क्वार्टर तलाश करने में तुम्हें कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मगर यार इलाका खुला हुआ होने के बावजूद काफी गंदा और मुताफिन है, खास तौर पर गलियां। रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। आमिर जवाब में कुछ कहने की बजाय मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। उसके साथ किसी तरह का सामान नहीं था, सिर्फ एक अटैची और वो भी हल्का फुल्का। कमरे में पहुंचकर मैंने पहली मर्तबा उसकी मर्दाना वजाहत का तनकीदी जायजा लिया। सच पूछिए तो बदसूरत मैं भी नहीं हूं, लेकिन आमिर के मर्दाना हुस्न को देखकर मैं उसकी खुशकिस्मती पर रश्क किए बगैर नहीं रहता। वो यूनान के रवायती देवताओं से कम बावकार और वजी शक्ल नहीं था। क्या बात है, वो मुस्कुराया। बड़े गौर से देख रहे हो मुझे। सोच रहा हूं कि अगर तुम चंद हफ्ते भी यहां रह गए तो इस कस्बे की दोशीज़ाओं की खैर नहीं। ओह, तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे हक पर डाका डालने नहीं आया हूं। इसके बाद हम दोनों दोस्तों में इधर उधर की बातें छिड़ गईं। हम बड़ी देर तक हंसते मुस्कुराते और कहके लगाते रहे। फिर मैंने आमिर से कहा, 5 बरस बाद मिले हो, मगर मजाल है कि तुम्हें किसी किस्म की तब्दीली रूनमा हुई हो। वही शौखियाँ, वही शरारतें और वही बचपना, बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 5 साल पहले थे। और 5 साल पहले कैसा था? जैसे कॉलेज में और उससे पहले प्राइमरी स्कूल में थे। आमिर हंसने लगा। मैंने कहा, थक गए होगे, ट्रेन में 200-250 मील का सफ़र कम नहीं होता। नहा धो लो, इतनी देर में मैं चाय तैयार करता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू होगी। चाय तुम तैयार करोगे? शादी क्यों नहीं कर लेते? शेर सिर्फ उसी वक्त तक शेर है जब तक जंगल की आज़ाद फिजा में रहे। चिड़िया घर के पिंजरे में मुंतकिल हो जाने के बाद उसकी हैसियत किसी गीदड़ से ज्यादा हरगिज नहीं रहती, मैंने जवाब दिया। आमिर के गुसल खाने में जाने के बाद मैंने लिबास तब्दील किया और बावर्ची खाने में जाकर चाय तैयार करने लगा। इधर चाय तैयार हुई और उधर आमिर गुसल खाने से निकल आया। चाय की मेज पर दोबारा माजी के किस्से छिड़ गए। हाल पर भी गुफ्तगू हुई, मगर कुछ ज्यादा नहीं। क्वार्टर अगरचे 3 कमरों पर मुश्तमिल था, ताहम मैंने एक ही कमरे में सोने को तरजीह दी। सुबह 4 बजे तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा और 4 बजे के बाद जब पलकें नींद के खुमार से बोझल होने लगी तो आंखें बंद करने से पहले मैंने आमिर को शब्बा खैर कहा और फिर करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन 11 बजे के करीब हम दोनों घर से बाहर निकले और शहर के लिए रवाना हुए। लक्ष्मीपुर अगरचे कोई ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं है और ना ही वहाँ कोई ऐसी जगह है जिसके देखने की तमन्ना शिद्दत के साथ दिल में मचल उठे। ताहम अजनबियों के लिए दिलचस्पी का कुछ न कुछ सामान हर जगह मौजूद होता है। चुनाचे कस्बे के तकरीबन वस्त में बने हुए तारीखी किले और गुमनाम मकबरे देखकर आमिर बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। उसके बाद हमने दरिया कृष्णा की राह ली और वहाँ काफ़ी वक्त गुजारा। वापसी में शाम हो गई। आमिर अगरचे अभी कुछ और देखना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कहा कि 2-4 चीज़ें बाकी रह गई हैं, उन्हें कल देख लिया जाएगा। और वो चूंकि 2-4 रोज में ही वापस जाने के लिए नहीं आया था, इसलिए खामोश हो रहा और बात आसानी के साथ दूसरे दिन पर टल गई। मगर दूसरे दिन जब वो उठा तो उसका बदन बुखार में चल रहा था। मैंने डॉक्टर को बुलाकर दिखाया। डॉक्टर ने नुस्खा तजवीज़ किया, अपनी फीस वसूल की और आमिर को मुकम्मल आराम करने की हदायत देकर चला गया।
डॉक्टर के जाने के बाद मैं भी एक करीबी दवासाज के पास पहुंचा और नुस्खा तैयार करवा के ले आया। आमिर अगरचे दवा पीने में हमेशा कामचोर था, लेकिन मेरे सामने उसकी एक ना चली और कड़वी कसैली दवाएं मजबूरन हलक से उतारना पड़ी। दूसरे दिन शाम तक वो ठीक हो गया और लगा तफरी के लिए जिद करने। मैंने भी सोचा कि थोड़ी बहुत चहलकदमी में कोई हर्ज नहीं। चुनाचे मगरिब के बाद हम बाहर निकले और उस सड़क पर आ गए जो हमारी बस्ती से सीधी शहर की तरफ चली गई है। मगर काश कि मैंने उस रात उस सड़क पर चहलकदमी का इरादा ना किया होता। पतली सी वो सड़क एक जानिब उस हिस्से को शहर से मिलाती है और दूसरी तरफ कुछ दूर बाद ही उसका ताल्लुक उस कच्चे रास्ते से हो जाता है जो एक छोटे से जंगल से गुजरता हुआ दरिया तक चला गया है। इस कच्चे रास्ते की तवालत कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 फरलांग होगा या शायद उससे कुछ कम। मैं कम से कम अक्सर दरिया के किनारे टहलने का आदी था, इसलिए मेरे कदम खुद ब खुद उस सिमत में उठने लगे। चंद मिनट बाद ही पुख्ता सड़क खत्म हो गई और हमने तंग और नाहमवार कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। उस वक्त रात कुछ ज़्यादा नहीं हुई थी, 9 बजे का अमल था, मगर दरिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर मेरे और आमिर के अलावा दूर दूर तक किसी की मौजूदगी जाहिर नहीं हो रही थी। चांद की वस्ती तारीखें थीं, इसलिए हर तरफ उजाला फैला हुआ था। सितारों के चिराग आसमान पर रोशन थे, मगर चांद की रोशनी ने उन्हें मांद कर रखा था। दरिया की तरफ से ठंडी ठंडी हवा के खुशगवार झोंके चल रहे थे और रूह एक अजीब सी फरहत महसूस कर रही थी। दफातन मैं चौंक पड़ा। मेरी तरह आमिर भी चौंका था और मेरी तरह उसकी तमाम तर तवज्जो भी उन अजीब और नाकाबिले फहम अल्फाज पर मरकूज थी जो दर्द की लय पर किसी इंतहाई अलमिया गीत की तरह फिजा में तैर रहे थे। जी हाँ, वो आवाज़, वो दर्दनाक और हसरत भरी आवाज़ बस अचानक ही हमारे बिल्कुल करीब से बुलंद हुई थी और अगले ही लम्हे मुझे ऐसा लगा था जैसे दिल उदासी और गम के अथाह समुंदर में डूबने लगा हो। पूरा माहौल गमज़दा और सोगवार सा नजर आ रहा था। चांदनी किसी हसीन और नौजवान बेवा की तरह उजड़ कर रह गई थी। हर चंद के वो अल्फाज जो किसी गीत की तरह फिजा में तैर रहे थे हमारी समझ से बालातर थे, मगर दर्द की अपनी जुबान होती है जिसे हर दिल बड़ी आसानी से समझ लिया करता है। गम-अंदोह में डूबी हुई वो आवाज़ यकीनन किसी औरत की थी, मगर वो औरत कौन थी और कहाँ गा रही थी? आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ घूरने के बावजूद मैं उन सवालों का जवाब ना पा सका। रूह इस दर्दनाक पुकार को सुनकर बोझल और उदास हो गई और जहन मुतहैयर था। आवाज़ हमारे बिल्कुल करीब से आती महसूस हो रही थी, जैसे कोई बिरहन जुदाई के गीत गा रही हो या शायद इंतज़ार का गीत, मगर वो थी कहाँ? जिस वक्त मैंने आमिर की तरफ देखा वह हैरान और परेशान नज़रों से मेरी जानिब मुतवज्जा था। ये उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, तुम सुन रहे हो? हाँ, शायद किसी गीत के बोल हैं, किसी दर्दनाक गीत के बोल। मैंने सर को इस बात में जुम्बिश देते हुए जवाब दिया। गाने वाली की आवाज़ में जैसे सारी कायनात का दुख दर्द सिमट आया है, मगर वो है कहाँ? क्या पता, मैं खुद हैरान हूँ। सख्त हैरत है। क्या पहले कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया? कभी भी नहीं, मैंने अपने गिरदोपेश का जायजा लेते हुए कहा। फिर ज़हन में पैदा होने वाले नए ख्याल के तहत बोला, हो सकता है वो उधर जंगल में किसी जगह मौजूद हो। पागल हुए हो? इतनी रात गई किसी औरत का जंगल में क्या काम हो सकता है? फिर और अगले ही लम्हे मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। हमसे बमुश्किल 20 कदम आगे दरिया की तरफ किसी औरत का साया नजर आ रहा था। वो सर से पांव तक सफ़ेद हुरैरी लिबास में मलबूस थी। ठंडी हवा के झोंकों से वो लिबास बार बार उड़ रहा था, मगर इसके बावजूद मैं उसके चेहरे की एक मामूली सी झलक भी देखने में कामयाब ना हो सका। आमिर भी उसे देख चुका था और उसकी निगाहें भी उसी पैकर पर मरकूज थीं। वो गालिबन हमारी ही तरफ देख रही थी और उस दर्दनाक गीत के बोल उसी के होंठों से निकल रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे दिल बेख्तियार उसकी तरफ खींचने लगा हो। कोई अनदेखी और अनजानी कुव्वत थी जो उससे सफ़ेद पोश और पुरस्रार हस्ती की तरफ धकेल रही थी। यक मैंने आमिर को उसकी तरफ पढ़ते देखा। मैंने चाहा कि उसे बाज रखने की कोशिश करूं, लेकिन मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका और मैं खुद भी उसी औरत की तरफ पढ़ने लगा और अब वो पीछे की तरफ हट रही थी। उसका रुख अगरचे हमारी ही जानिब था, मगर उसके कदम बराबर तेज़ी के साथ पीछे हट रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदम ज़मीन की बजाय खला में पड़ रहे हों। हमारे देखते ही देखते वह हमारी नज़रों से ओझल हो गई। चंद मिनट के अंदर ही अंदर उसका वजूद गायब हो चुका था, लेकिन उसकी रूह को तड़पा देने वाली दर्दनाक आवाज़ बराबर सुनाई दे रही थी। ये ज़रूर है कि अब दूर से आती महसूस हो रही थी, मगर इसके बावजूद मैं उससे बिल्कुल साफ तौर पर सुन रहा था। अचानक आमिर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर परेशानी के साथ कहा, जमाल, ये क्या असरार है? वो औरत आखिर कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ गायब हो गई? और उसकी आवाज़ हम तक किस तरह पहुँच रही है? ये सदा कैसी है? मुझे अपना दिल उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस हो रहा है। मैं भला क्या जवाब देता? मेरी अक्ल खुद चकरा कर रह गई थी। आमिर ने दूर खला में नज़रें जमाए हुए कहा, सुनो जमाल, मैं अगरचे इस गीत के अल्फाज नहीं समझ सकता, मगर वो यकीनन किसी को पुकार रही है। हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए।
हरचंद के मेरा दिल भी इस आवाज़ की तरफ खिंचा जा रहा था, मगर मैंने मजबूती से आमिर का हाथ थाम लिया। नहीं, मैंने उसे घूरते हुए कहा, खुदा जाने क्या चक्कर है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? आगे बढ़ने में क्या नुकसान है? नुकसान ना हो, मगर अक्लमंदी का तकाजा यही है कि अब घर की राह ली जाए, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया। अगरचे मेरा दिल इस पुरसोज आवाज़ को सुनकर बुरी तरह सीने में तड़प रहा था और मुझे यकीन है कि आमिर की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। ताहम अकल का तकाजा सचमुच यही था कि आवाज़ का ताक़ुब करने की बजाय घर की राह इख्तियार की जाए। आओ, हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। लेकिन मैं आगे जाऊंगा, मैं इस दर्दनाक सदा का राज ज़रूर मालूम करूंगा। तुम अगर खौफजदा हो तो तनहा घर चले जाओ, अहमकाना बातें मत करो, तुम मेरे साथ ही चलोगे। आखिर खुदा खुदा करके मैं आमिर को अपने साथ घर चलने पर मजबूर कर सका। हम मुड़े और पुख्ता सड़क की तरफ हो लिए। पुलिसरार औरत की आवाज़ बदस्तूर हमारे कानों में आ रही थी। फिजा उदास थी, माहौल पर एक अजीब सा सोग तारी था और चांदनी गमजदा हो रही थी। आमिर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कच्चा रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था, दूर दूर तक किसी मुतनफ़्फ़स का पता न था, मगर वो गम और दर्द में डूबी हुई आवाज़ बराबर हमारा ताक़ुब कर रही थी और उस वक्त तक ताक़ुब करती रही जब तक हमारा घर बिल्कुल करीब ना आ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गई। उस रात मुझे 1000 कोशिशों के बावजूद नींद ना आ सकी। आमिर भी जाग रहा था और मुस्तरबाना अंदाज में करवटें बदल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे सफ़ेद पोश और पुरस्रार हस्ती ने अपनी सिर्फ एक ही झलक दिखाकर उसके दिल का सारा चैन और सुकून छीन लिया हो और जैसे उसे दर्दनाक आवाज़ का सारा दर्द और सारी बेचैनी उसके वजूद में सिमट आई हो। सुबह के वक्त वो अचानक उठकर बैठ गया। मैंने देखा उसके चेहरे पर एक अजीब सी दीवानगी तारी थी और आंखों से वहशत का इजहार हो रहा था। चंद लम्हों के लिए मैं उसकी यह हालत देखकर बुरी तरह घबरा गया। ऐसे ही लग रहा था जैसे वो अपने आप पे में ना हो। मैंने उसे चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ जाते देखा और उसी लम्हे मैंने अपनी चारपाई छोड़ दी, इससे पहले कि आमिर सेहन से गुजरकर सदर दरवाजे तक पहुंचता। मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूती के साथ उसकी कलाई पर कायम हो चुकी थी। आमिर, मैं परेशान और चीखती हुई आवाज़ में बोला, क्या बात है, तुम उस तरफ कहाँ जा रहे हो? आमिर ने चौंक कर अपनी सुरख सुरख और वहशत ज़दा आंखों से मुझे घूरा, फिर एक झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और यकीन कीजिए कि अगर मेरी गिरफ्त उसकी कलाई पर मजबूत ना होती तो वो निकल ही जाता। उसका वो झटका काफ़ी शदीद और गैर मुतवक्का था। मैं लड़खड़ा कर रह गया। क्या पागलपन है? मैंने खुद को संभालते हुए उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत तर कर दी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? छोड़ दो मुझे। वो मेरे हाथ की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करता हुआ चीखा, मुझे छोड़ दो जमाल, मैं जाना चाहता हूँ। कुछ पागल हुए हो? कहाँ जाओगे इस वक्त? उसके पास। मेरे दिल में अंगारे दहक रहे हैं, मुझे मत रोको। क्या बकते हो? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा के लिए मुझे जाने दो। पागल मत बनो, मुझे यकीन है कि वो इंसान नहीं थी। वो कोई भी हो, मगर मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो भी मेरे पास आई थी, उसने मुझे बुलाया है। मैं आमिर के आखिरी जुमले सुनकर हैरत में रह गया। आप इस हैरत की वजह समझ सकते हैं। मैं खुद भी सारी रात बेदार रहा था। फिर आखिर वो कब आई और मेरी आंखों ने उसे क्यों नहीं देखा? कहीं आमिर हज़यान तो नहीं बक रहा? लेकिन उसके जिस्म की हरारत मामूल के मुताबिक थी और अगर बुखार होता तो मेरी उंगलियों से ज़रूर महसूस कर लेती। ताहम मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दूं और किस तरह संभालूं। यकायक उसकी जद्दोजहद में एक मरतबा फिर शिद्दत पैदा हो गई और वह अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ मेरी गिरफ्त से छुटकारा हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गया। उसने चीखती हुई आवाज़ में कहा, खुदा के लिए मुझे जाने दो जमाल, देखो वो मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे पुकार रही है। पागलों की सी बातें मत करो, कोई तुम्हारे इंतज़ार नहीं कर रहा, कोई नहीं पुकार रहा, तुम्हें वहम हुआ है। वहम? तुम इसे वहम कहते हो? क्या तुम्हारे कानों में उसकी पुकार नहीं आ रही? सुनो, ज़रा गौर से सुनो जमाल, देखो तुम उसके अल्फाज समझ भी सकते हो। वो मुझे बुला रही है, मुझे पुकार रही है। आमिर के चेहरे और आंखों के तासुरात उसकी हरकतों और उसकी गुफ्तगू से साफ जाहिर था कि उस पर किसी किस्म की दीवानगी का दौरा पड़ा है, क्योंकि इस कमरे में सचमुच अगर कोई औरत दाखिल हुई होती और उसने वाकई आमिर को पुकारा होता तो यकीनन मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुए बगैर न रहता। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, शब बेदारी के बावजूद न मैंने अपने कमरे में किसी को देखा था और न किसी की आवाज़ सुनी थी। उस वक्त भी जबकि आमिर के कहने के मुताबिक वो उसे बराबर पुकारे जा रही थी, मेरे कान उसकी आवाज़ सुनने से कासिर थे। लेकिन दफअतन दर्द में डूबी हुई एक आवाज़ ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। ये वही आवाज़ थी जिसे हमने रात के इब्तदाई हिस्से में दरिया की तरफ जाने वाले कच्चे और नाहमवार रास्ते पर सुना था, मगर इस वक्त उसके अल्फाज नाकाबिले फ़हम नहीं थे और मैं आवाज़ को सुनने के साथ साथ इसका मफहूम भी समझ सकता था। एक अजीब तरह का सहर था इस आवाज़ में। रफ्ता रफ्ता मुझ पर बेखुदी सी तारी होने लगी। आमिर का हाथ मेरी गिरफ्त से निकल गया और मेरी आंखें मैस्मरिज्म के किसी मामूल की तरह फिजा में नजर न आने वाले किसी नुक्ते पर मरकूज हो गईं।
मुझे आज भी अपनी इस कैफियत पर हैरत है। वो यकीनन वही थी। मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आवाज़ बराबर मेरे कानों तक पहुंच रही थी। वो किसी से मुखातिब थी। उसकी आवाज़ में जैसे कायनात का सारा दर्द सिमट आया था, और वो अपने दिल की तमाम तर गहराइयों से किसी को पुकार रही थी। प्रीतम, आन मिलो प्रीतम। देखो तो बिरहन कब से आस लगाए बैठी है। उसका दुखिया दिल तुम्हें कब से पुकार रहा है। उसकी आंखें कब से तुम्हें तलाश कर रही हैं, और उसकी रूह कब से तुम्हारे लिए भटक रही है। अब तो आन मिलो प्रीतम। बिरहन की आस मत तोड़ो। वो तुम्हारा इंतजार करते करते, तुम्हारी राह तकते तकते थक चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आंखें पथरा जाएं, उसके दिल की धड़कनें डूब जाएं, और उसकी थकी हारी रूह तुम्हारी तरफ से मायूस होकर आलमे लाहूत की बेकरार वुसअतों में गुम हो जाए। आ जाओ प्रीतम, अब और ना तड़पाओ। अब तो आ ही मिलो प्रीतम। मैं क्या बताऊं कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मैं अपने क्वार्टर के सेन में पत्थर के किसी मुजस्मे की तरह खड़ा था, बिल्कुल मबहूत और बेसुध। मेरी रूह उदासियों के बोझ तले दबी हुई थी, और मेरी आंखें बिला झपके हुए उस तरफ मरकूज थीं जिधर से वो आवाज़ बुलंद हो रही थी। फासला ज्यादा नहीं मालूम होता था, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गाने वाली सेन की दीवार के दूसरी तरफ गली में खड़ी किसी को पुकार रही हो। अचानक आमिर तीर की तरह आगे बढ़ा और एक झटके के साथ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसकी हरकत मुझे जैसे आलमे बेहोशी से होश में ले आई। मैं तेजी के साथ आगे बढ़ा और आमिर के पीछे दौड़ता हुआ गली में निकल गया। वस्ती तारीखों का रोशन चांद आसमान के एक गोशे में अभी तक जगमगा रहा था। फिजा में चहारसू चांदनी तैर रही थी, और माहौल यूनान की देवमालाई कहानियों के माहौल की तरह ख्वाबनाक और रोमान परवर हो रहा था। हद नज़र तक फैली हुई चांदनी में कुर्ब जवार की एक एक चीज़ बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही थी, मगर उसका पता दूर दूर तक न था, जिसे मेरी और आमिर की निगाहें दीवानावार अपने गिरदोपेश में तलाश कर रही थी। लेकिन रूह पर उदासियां मुसल्लत कर देने वाली वो आवाज़ बदस्तूर कहीं करीब ही सुनाई दे रही थी। प्रीतम, आन मिलो प्रीतम। देखो तो बिरहन कब से आस लगाई बैठी है। आवाज़ बराबर आ रही थी, जैसे आलमे लाहूद की बेकरार वुसअतों से दर्द की लहरों पर तैरती हुई हम तक पहुंच रही हो। कायनात का जर्रा जर्रा गोया उसके साथ हम आवाज़ होकर पुकारा हो, आन मिलो प्रीतम आन मिलो। आमिर के चेहरे पर बरसती हुई वहशत और दीवानगी में अब पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा हो चुका था। उसकी मुस्तरिब और बेचैन आंखें बड़ी बेकरारी और बेताबी के साथ किसी को तलाश कर रही थी। ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सचमुच पागल हो गया हो। यकायक वो पुरजोश अंदाज में चीखा, वो रही, वो देखो जमाल। और उसी लम्हे मेरी बेचैन और बेकरार निगाहों ने उसे जा लिया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि चंद सानिये पेशतर वहाँ उसका वजूद नहीं था, मगर अब वो वहाँ मौजूद थी, सफ़ेद हुरैरी लिबास में मलबूस। मगर इस वक्त उसका चेहरा पोशीदा नहीं था। चेहरे के अलावा सर भी खुला हुआ था, और सर के स्याह और रेशमी बाल हवा के ठंडे और ख्वाबनाक झोंकों से उसकी पुश्त की तरफ उड़ रहे थे, और दोनों हाथ इस तरह वारफ्तगी के आलम में आमिर की तरफ फैले हुए थे जैसे उसे अपनी बेकरार आगोश में समेट लेने के लिए बेचैन हो। उसके बालों में गुलाब का एक सफ़ेद और तरोताज़ा फूल लगा हुआ था, और नूर का एक हाला था जिसमें वो महसूर नजर आ रही थी। ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई अप्सरा नीले आकाश की बुलंदियों से उतरकर ज़मीन पर आ गई हो। आन मिलो प्रीतम, आन मिलो। उसके सुरख और मुस्तरिब होंठों से बराबर पुरसोज और दर्दनाक पुकार बुलंद हो रही थी, और मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दिल के साथ साथ रूह भी बेख्तियार उसकी तरफ खिंची जा रही हो। मैं मुस्तरिब होकर उसकी तरफ बढ़ा, मगर उसी लम्हे आमिर की आवाज़ समाज से टकराई, और मैं एक मरतबा फिर होशो हवास की दुनिया में पलट आया। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो चीखता हुआ इंतहाई वालिहाना अंदाज में उसकी तरफ जा रहा था। उस वक्त उसे अपना होश था, और ना मेरा और ना किसी और चीज़ का। उसके दोनों हाथ भी उस अप्सरा के हाथों ही की तरह आगे को फैले हुए थे, और वह बिल्कुल पागलों ही की तरह उसकी तरफ दौड़ रहा था। मेरी निगाहें बौखलाहट के आलम में एक मरतबा फिर पुरस्रार हसीना की तरफ उठी, और यह देखकर परेशानी कुछ और बढ़ गई कि उसने अब फिर पीछे की तरफ हटना शुरू कर दिया। मगर उसकी बाहें बदस्तूर आमिर की जानिब फैली हुई थी, और होंठों से पुरसोज और दिल गुदाज नगमा बराबर बुलंद हो रहा था। बेहद अजीब और तहय्युर खेज था वो मंजर। एक पुरस्रार हस्ती आमिर को पुकारती हुई बराबर पीछे को हट रही थी, और वो मैस्मरिज्म के किसी मामूल की तरह उसकी जानिब बढ़ रहा था। ये सोचकर मेरी घबराहट और बदहवासी का कोई ठिकाना न रहा कि सफ़ेद पोश हसीना मेरे दोस्त को गालबन अपने साथ कहीं ले जाना चाहती थी, मगर कहाँ, किस जगह और किस लिए। मैं बिजली की सी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, और चंद लम्हे बाद ही मेरे हाथ की गिरफ्त दोबारा आमिर की कलाई पर कायम हो चुकी थी, मगर इस बार वो गिरफ्त कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं थी। आमिर ने एक ही झटके में अपना हाथ आज़ाद करा लिया, और मेरे सर पर एक ज़ोरदार हथड़ रसीद करके तेज़ी के साथ हसीना की तरफ दौड़ने लगा। मैं आमिर के मुकाबले में कमज़ोर नहीं, लेकिन उस वक्त ना जाने उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि उसके दो हथड़ ने मुझे गली में ढेर होने पर मजबूर कर दिया।
एक सानी के लिए मेरी आंखों के सामने तारीकी फैल गई और ऐसा लगा जैसे सर बड़े जोर से चकराने लगा हो। नीचे गिरने से पुश्त की किसी हड्डी में चोट भी आई थी, लेकिन ये वक्त चोट का जायजा लेने का नहीं था। मैं स्प्रिंग की तरह तड़प कर उठा और जिस्म की तमाम तर कुव्वत टांगों में जमा करके दौड़ने लगा। मेरी निगाहें आगे दौड़ते हुए आमिर पर मरकूज थीं। मैं हर कीमत पर उसे उस पुरस्रार औरत के चुंगल में गिरफ्तार होने से बचा लेना चाहता था। वो यकीनन मेरे दोस्त के पीछे पड़ी हुई थी और उसे अपनी साहिराना कुव्वत के सहारे अपने साथ ही किसी जगह ले जाना चाहती थी। लेकिन मैंने तहैया कर लिया था कि उसे इतनी आसानी से अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। आमिर मेरा बचपन का दोस्त था और उसकी सलामती मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ थी। मेरे देखते ही देखते वो गली से बाहर निकल गया। उसकी उस वक्त की तेज़ रफ्तारी पर मुझे हैरत थी। बचपन से लेकर जवानी तक हम बार बार साथ दौड़े थे, मगर ऐसी हैरत अंगेज़ फुर्ती का मुजाहरा करते मैंने उसे कभी नहीं देखा था। दिल ही दिल में हैरान और परेशान जब मैं दौड़ता हुआ गली से बाहर निकला तो दरमियानी फासला कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। पुरस्रार हसीना एक मर्तबा फिर कहीं गायब हो चुकी थी। अलबत्ता उसकी दर्दनाक आवाज़ मैं अब भी सुन रहा था। प्रीतम, आन मिलो। मैंने चीखती हुई आवाज़ में अपने दोस्त को पुकारा, आमिर ठहरो, आमिर ठहर जाओ। मगर आमिर के कान उस वक्त मेरी तरफ से गोया बंद हो चुके थे। वह सिर्फ एक ही सदा सुन सकता था, सिर्फ एक सदा, आन मिलो। और वो उसे जा मिलने के लिए बिल्कुल पागलों की तरह दौड़ रहा था, दुनिया और माफिया से बेखबर। मैं एक दफ़ा फिर पूरी कुव्वत से चीखा, आमिर रुक जाओ, ठहर जाओ मेरे दोस्त, तुम तनहा कहीं नहीं जा सकते। मगर आमिर ने ना तो घूम कर देखा और ना उसके दौड़ने की रफ्तार में कोई कमी आई। आमिर, आमिर खुदा के लिए रुक जाओ, आमिर। लेकिन बेसूद वो दीवानों की तरह दरिया को शहर से मिलाने वाले जंगल के अंधेरे रास्ते की तरफ दौड़ रहा था। पुरस्रार हसीना की याकूती होंठों से बुलंद होने वाला नगमा बदस्तूर फिजा में तैर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी टांगें और मेरा जिस्म बहुत जल्द खून के दबाव से फट जाएगा और आमिर तक पहुंचने की हसरत दिल में ही रह जाएगी। दरमियानी फासला बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था और उसे कम करने की कोई सूरत मुमकिनात में से नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपने दोस्त को दरख्तों के दूसरी तरफ कच्चे रास्ते पर गायब होते देखा और मेरे जिस्म के मुसामात बड़ी तेजी के साथ पसीना उगलने लगे। आमिर अब मेरी निगाहों की पहुंच से दूर हो चुका था और मेरी परेशानी और बेताबी अपनी इंतहाई हदों को छूने लगी थी। कुछ देर बाद ही मैं दौड़ता हुआ उस रास्ते पर पहुंच गया और तब मैंने देखा कि मेरा दोस्त उस सुनसान और वीरान रास्ते पर बिल्कुल बेहिस हरकत पड़ा हुआ है। पहली नज़र में वो किसी मुर्दे ही की तरह नजर आ रहा था। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। फिर मुझे याद नहीं कि मैंने अपने आप को किस तरह संभाला था। बहरहाल गिरता पड़ता किसी न किसी तरह आमिर के करीब पहुंचा और तब पहली मर्तबा मेरी नज़र उसके सीने से बहते हुए खून पर पड़ी। करीब ही एक पत्थर पड़ा हुआ था और उस पर सुरख सुरख खून के अलावा स्याह रंग के चंद बाल भी नजर आ रहे थे। गोया बेतहाशा भागते हुए आमिर ने किसी चीज़ से ठोकर खाई थी और नीचे गिरते हुए उसका सर इस नोकीले और खतरनाक पत्थर से टकरा गया था। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में झुककर उसकी नब्ज टटोली, दिल की धड़कनों का जायजा लिया और ये जानकर कदरे इत्मीनान हुआ कि आमिर पर मौत नहीं बल्कि बेहोशी मुसल्लत थी। यकयक मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं मेरे करीब ही कोई सिसक पड़ा हो। जी हाँ, आप उसे मेरा वहम नहीं कह सकते, क्योंकि सिसकी की वो आवाज़ मैंने बिल्कुल साफ तौर पर सुनी थी। वो यकीनन उसी पुरस्रार हसीना की आवाज़ थी। मगर मैं क्या बताऊं कि उस सिसकी में किस कदर दर्द और किस कदर इज़्तिराब था। जैसे लेकिन नहीं, अगर मैं पूरा सफ़ा स्याह कर दूं तो भी उस सिसकी की आवाज़ की करब की शिद्दत पर सही रोशनी नहीं डाल सकूंगा। मैंने चौंक कर अपने गिरदोपेश का जायज़ा लिया, लेकिन सुनसान रास्ते पर मेरे या आमिर के बेहोश जिस्म के अलावा दूर दूर तक किसी का पता ना था। ना जाने क्यों और किस तरह मेरे सारे जिस्म में गुस्से, बेजारी और नफरत की एक तेज़ लहर दौड़ गई। हो सकता है मेरे इन जज्बात की वजह मेरे सामने ज़मीन पर पड़ा हुआ आमिर का खून आलूद जिस्म ही रहा हो। तुम कौन हो? मैंने नज़र ना आने वाले पुरस्रार वजूद को मुखातिब किया। आखिर तुम क्यों मेरी दोस्त की जान लेने पर तुली हुई हो? उसकी जान लेकर तुम्हें क्या हासिल होगा? मगर जवाब में खामोशी रही। अलबत्ता सिसकियों की आवाज़ में ज़रूर शिद्दत पैदा हो गई। ख़त्म करो अब यह ड्रामा। मैं दोबारा इंतहाई तल्ख लहजे में बोला। तुम यकीनन कोई खबीस रूह हो या फिर कोई बहुत बड़ी सायरा, मगर मैं तुम्हारे फ़रेब में नहीं आ सकूंगा और इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। मेरी ज़िंदगी में तुम क़यामत तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, चाहे मुझे अपनी ज़िंदगी से ही क्यों ना हाथ धोने पड़े। लेकिन मैं आमिर को किसी कीमत पर तुम्हारे सैर में मुब्तला नहीं होने दूंगा। सिसकियाँ कुछ और बढ़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे चंद ही लम्हों में वो हिचकियाँ ले लेकर रोना शुरू कर देगी। कोई इंतहाई संगदिल इंसान भी इन सिसकियों को सुनकर मोम हुए बगैर न रह सकता था। लेकिन मेरी नज़रों के सामने अपने अजीज़ तरीन दोस्त का बेहिस हरकत और खून आलूद जिस्म था, और अगर उस वक्त वो मेरी निगाहों से ओझल ना होती तो शायद मैं उसके बेमिसाल साहिराना हुस्न और चेहरे पर फैली हुई बेकरां उदासी
और मासूमियत की परवाह किए बगैर उस पर टूट पड़ता, ख्वाह अपनी इस हरकत के एवज मुझे सचमुच ही अपनी जान क्यों ना गंवाना पड़ती। मगर वो मेरे सामने नहीं थी, मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। किसी न किसी तरह मैंने आमिर का खून आलूद जिस्म अपनी पुश्त पर डाला और पुख्ता सड़क पर चलने लगा। सिसकियां और राहें मेरे साथ आगे बढ़ रही थीं। दफतन मैं चीख उठा, जाओ, खुदा के लिए अब चली जाओ, मेरे दोस्त को तन्हा छोड़ दो। मगर बेसूद। सिसकियों और आहों का सफ़र मेरे साथ जारी रहा। मैं उन दिलदोज़ आहों और दर्दनाक सिसकियों को गली में दाखिल होते वक्त भी सुन रहा था, और उस वक्त भी वो मेरे कानों में आ रही थी जब मैं सदर दरवाजे अपने क्वार्टर में दाखिल हो रहा था। जाओ, मैंने एक दफ़ा फिर उसे तल्ख और नफरत आलूद लहजे में मुखातिब किया। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, मेरा दोस्त अभी जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि अब उस पर तुम्हारा मनहूस साया भी पड़े। मेरी बातें शायद तीर की तरह उसके कलेजे में लगीं। यह मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे खामोश होने से पहले ही सिसकियों की आवाज़ें हिचकियों में तब्दील हो गई थीं, जैसे वह फूट फूट कर रो रही हो। कुछ लम्हे गुजर गए और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वो होंठों से निकलने वाली हिचकियों को अपने हलक में ही दफन करने की कोशिश कर रही हो। बतदरीज हिचकियों की वो आवाज़ें दोबारा घुटी घुटी सिसकियों और आहों में तब्दील हो गईं और फिर कमरे में सन्नाटा तारी हो गया, और एक हद दर्जा बोझल और उदास सन्नाटा। खुदा जाने वो वहाँ से चली गई थी या उसने इसलिए सिसकियों और आहों को अपने सीने में दफन कर लिया था ताकि मैं वहाँ उसकी मौजूदगी से बाखबर ना हो सकूं। बहरहाल हकीकत ख्वाह कुछ ही क्यों ना रही हो, मैंने एक दफ़ा फिर आमिर की नब्ज़ टटोली और फिर परेशान और मुस्तरिब सा उस डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया, जो घर के करीब ही एक बंगला नुमा क्वार्टर में रहता था। अगरचे अभी सुबह का उजाला पूरी तरह ज़मीन पर नहीं उतर सका था, मगर मुझे उम्मीद थी कि डॉक्टर मेरे दोस्त की हालत के बारे में सुनकर बिला पसोपेश मेरे साथ चलाएगा। कुछ ऐसा ही भला मानस था वो।